हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना डेली प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट चलती है हमारी सीटीपी की चलती है और डेली हम 30 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, और जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। ठीक है, और वहाँ पर आप नंबरिंग किया करिए 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप भी पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर दिया करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, अपना उत्तर कोई भी दे दिया कि 2 3 इस तरीके से। बाद में हम उत्तर बताते हैं, अगर ये सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत कर दीजिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। ठीक है, आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं। उसके बाद हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताया करिए कि मैम हम 30 में से 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, सॉरी 30 में से 20 नंबर, 25 नंबर, जो भी है, मैं उल्टा बोल दी 50 नंबर। ठीक है, उतना हमने पाया है। तो हम इस हिसाब से आपकी तैयारी कराएंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर को गेन कर सके। और एक बात और, हाँ, आप सभी एक इस तरीके से लाइनिंग खींचा करिए, एक साइड निगेटिव एक साइड पॉजिटिव पॉइंट लिखा करिए। क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताते चलते हैं। तो आप निगेटिव की जगह निगेटिव, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव पॉइंट लिखते चला करिए। बाद में मैं वीडियो आपको बनाऊंगी, लेकिन अभी लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा और कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ठीक है, प्रतिभावान या प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन 1 है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन 2 है, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। ऑप्शन 3 है, वह अजीब व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन 4 है कि वह आक्रमण और कुंठित हो जाता है। क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, प्रतिभावान का मतलब क्या होता है, जैसे आपके क्लास में कोई तेज बच्चा है, पढ़ने लिखने में बढ़िया है, तो वो क्या करेगा, अगर आप ही अपनी क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ लिख रहे हैं तो क्या आप तुक मिजाजी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप अपने व्यवहार को इधर उधर करेंगे, हाथ को इधर उधर थपथपाएंगे? ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बहुत कुंठित की तरह रह के आक्रामक व्यवहार करेंगे? नहीं। अगर आप प्रतिभावान भी शिक्षार्थी हैं तो आप अपनी कक्षा की जो चुनौतीपूर्ण गतियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, अगर आपको हम जैसे कि कोई क्लास में आप हमारे पढ़ रहे हैं और हम आपको क्या कर रहे हैं कि बस हम चैप्टर 1 को लेके खूब पढ़ा रहे हैं कम से कम 10 बार, और आपको चैप्टर 1 एकदम बढ़िया तरीके से आ गया है, तो आप क्या करेंगे कि ऊब जाएंगे। आप तेज बच्चे हैं, आप चीज़ें पढ़ लिए हैं, अब आपको हम एक ही चीज़ें बार बार पढ़ाएं तो आप ऊबने लगेंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बीच बीच में हम चीज़ों को समझाते चलते हैं, ताकि देखिए कोई भी चीज़ें हम आपको समझाते हैं तो आपकी रियल लाइफ से हम रिलेट करके समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो जब आप टीचर बनेंगे, आप अपने बच्चों को समझाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ें आपको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ानी है, और हमारा सीटेट भी यही कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन 1 है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। 2 है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। 3 है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। 4 है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका, मतलब आप एक टीचर हैं, लड़की हैं, आप एक टीचर हैं और अपनी मतलब प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5 में आप प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं। आप मतलब कि कोई आप अधिगम करा रहे हैं या कुछ बच्चे को सिखा रही हैं, तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगी? तो क्या आप ड्रिल और अभ्यास करवाएंगी? ठीक है, करवा सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को बार बार ड्रिल और अभ्यास पर नहीं जाएंगे, हमारा क्या चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। अपने विद्यार्थी को प्रतियोगिता का प्रोत्साहन हमें कभी नहीं देना है बच्चे में। ठीक है, अगर प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा ये हमारा कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा। फिर क्या, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देना हमारा निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतियोगिता प्रोत्साहन निगेटिव और पुरस्कार देकर निगेटिव, ड्रिल और अभ्यास करवाना निगेटिव। बचा एक हमारा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा कि विषय वस्तु के विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करते। देखिए जीवन के साथ, अभी हमने कहा है ना, अपने रियल लाइफ से जोड़ के उसे क्या करेंगे, अपने विषय वस्तु को पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम
देखिए आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वही सेम सेम है, आप बस अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़िए, आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन 3 है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। अब कोई बच्चा है उसके बारे में क्या सही हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, बी है कि बच्चे समस्या समाधान करता है, सी है कि बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, डी है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन 1 है कि बी सी और डी, 2 है कि ए बी सी डी, 3 है कि ए बी सी, 4 है ए बी डी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें निगेटिव दिख रही है, बाकी सब तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो बताइएगा क्या होगा। देखिए जैसे हमने आपको हमेशा बताया जहाँ आपको निष्क्रिय दिख जाए वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय हमारा निगेटिव में जाएगा। समस्या समाधान करता है, बिल्कुल है, पॉजिटिव है। वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल है, पॉजिटिव है। फिर सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय हमारा पॉजिटिव में जाता है तो पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन आंसर हमारा क्या होगा, बी सी डी। बी सी डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं 4 पर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन 1 है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, 2 है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, 3 आपका है कि जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्याय परिवर्तित न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, 4 है कि पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बताइएगा। ठीक है, जो बच्चे पहले से हमारे क्लासेस को करते होंगे उन्हें कंफर्म पता होगा कि क्या चीज़ें निगेटिव हैं और क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गलत विचारों में बदलना बिल्कुल नहीं हम ऐसे बदलेंगे। ठीक है, दंड का उपयोग करना हमारा निगेटिव में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पुराना प्रत्यय में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय बिल्कुल नहीं, बिना पुराने प्रत्यय का हम नया प्रत्यय सीख ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको ए बी सी डी पढ़ाए नहीं और डायरेक्ट हम कह दें कि ए फॉर एप्पल, तो हम जब जानेंगे ही नहीं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, तो हम कैसे पता करेंगे। फिर हम नए प्रत्यय आपको बता दें कि ए फॉर एप्पल। ये बी सी डी हमारा पुराना प्रत्यय है क्योंकि हम ए बी सी डी जानते हैं कि ये होता है। अब ए फॉर क्या होता है, जब ये हमारा नया प्रत्यय होगा, जब हम ए समझेंगे तभी हम ए फॉर एप्पल समझेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा बिल्कुल सही होगा कि विभिन्न क्या क्या है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉजिटिव पूछा था, उत्तर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने हम। देखिए जो ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़ा आप मैनेज किया करिए। क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन 1 है कि जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 है कि जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। 3 आपका है कि जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की उपेक्षा करता है। 4 है कि जहां उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, उत्तर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी बिल्कुल नहीं हो सकते हम। ठीक है, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने, देखिए कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय, हमारा क्या हो, निगेटिव हो जाएगा, गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, तो सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपको यही 2 देंगे, 2 में से आप बताइएगा कि क्या उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से, नहीं इसका ना ABCD करके दिया होगा, फिर ऐसे दिया होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 नहीं देंगे, इसके आगे और आपके बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन ए है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं।
ऑप्शन बी है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑप्शन एक है कि बी सी, दो है कि ए बी सी, तीन है कि केवल बी, चार है कि ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों है वो तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप सभी को हम डेली कहते हैं कि आप सभी कहीं से भी क्वेश्चन किया करिए, किसी भी चैनल से करिए। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे ही चैनल से पढ़िए, आपको जहाँ से सही लगता है, जहाँ आपसे समझ में आता है वहाँ पढ़िए, लेकिन आप अपने टाइम का मैनेजमेंट देख कर पढ़ा करिए। जैसे कि हम 30 क्वेश्चन को हम 4 घंटे में पढ़ाए, ये चीज़ें आप वहाँ से बिल्कुल मत पढ़िएगा। जहाँ आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने को मिले, प्लीज़ आप सभी वहाँ से पढ़ा करिए, ठीक है। आप किसी भी चैनल से पढ़िए, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए। देखिए हर बच्चे को हर टीचर की चीज़ें नहीं समझ में आती है, हो सकता है आपको हमारी सारी चीज़ें समझ में आए, हो सकता है कि किसी किसी बच्चे को हमारी कुछ भी चीज़ें समझ में ना आए। तो किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं चिल्लाती कि नहीं आइए हमारे चैनल से पढ़िए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आगे बढ़ाइए। देखिए अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम मेहनत करती है हमारे लिए, हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें लाइक करना चाहिए, हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप खुद पर खुद करेंगे। मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ मैं चिल्लाने से आपके 1000-2000 लाइक सब्सक्राइब ले सकती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे 10 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मेहनत से पढ़ाएं और आप मेहनत से पढ़ें। और हम ये चीज़ें चाहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट निकले। ये नहीं कि हम बस यूट्यूब पर चिल्लाएं। और देखिए मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है, मेरा बस एक शौक है, तो मैं शौक मैं बस करती हूँ, ठीक है। नहीं मैं चाहती तो मैं भी आज 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर रख लेती इस तरीके से चिल्ला के, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छा लगता है। मैं 1000-2000 5000 ही सब्सक्राइबर रखूँगी, लेकिन मेरे 100-200 बच्चे जो जुड़े हैं वो सक्सेस हो, तब मैं मानूंगी कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो चीज़ें सही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन एक है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। 2 है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। 3 है कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन 4 है चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई शिक्षिका है और अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे, ठीक है। आप एक शिक्षिका हैं तो आप अपने बच्चे को ऐसा क्या कहेंगे जिसे पढ़ा रही हैं कि उनके अंदर क्या हो, भीतरी प्रेरणा, मतलब कि जो इनर मोटिवेशन है उनके अंदर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप क्या कहेंगी, जैसे कि मान लीजिए मैं ही टीचर हूँ, हम आपको ऐसी चीज़ें क्या कहें कि आप अंदर से मोटिवेट हो और सीटेट की तैयारी करें। तो इसमें से आप क्या कहना चाहेंगे हमें। जैसे मान लीजिए हम आपके स्टूडेंट हैं, चलिए मान लेते हैं हम आपके स्टूडेंट हैं और आप हमारे टीचर हैं। आप हमें ऐसी क्या चीज़ें कहना चाहेंगे जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताइएगा। देखिए हम आपसे ये कहेंगे कि इसे करने की कोशिश करो। आप हमें कहिएगा कि मैं इसे करने की कोशिश करिए और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। इसमें क्या है, सीखना क्या है, बच्चे की क्या है, आंतरिक प्रेरणा होती है। जब किसी पहले कार्य समाप्त करने से प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आप बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपको कहते हैं कि इसे करिए तो आप सीख जाएंगे। सीखना हमारा आंतरिक प्रेरणा है। जब तक हम अंदर से हम मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम कोई चीज़ें सीख ही नहीं सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से 8 पर चलते हैं हम। आई होप जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वो समझ में आती होंगी। अगर नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि मैम हमें यहाँ ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। सेम वही चीज़ें हैं कि आप एक टीचर हैं तो आप अपने बच्चे को इनर मोटिवेशन कैसे कर लेंगी। क्या उन्हें ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रतियोगात्मक परीक्षा से, 2 है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, 3 है कि साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, 4 है उनमें चिंता और डर पैदा करके। आप ऐसा क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है
कि चिंता डर बिल्कुल नहीं पैदा करेंगे, ये निगेटिव चला जाएगा। इनाम देना निगेटिव चला जाएगा। प्रतियोगात्मक परीक्षा हमारा निगेटिव चला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा। आप उनकी मदद करेंगी, आप उन्हें समझाएंगी कि आप ये चीज़ें ऐसे करिए, आप खुद कर लेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करेंगी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन 1 है रटकर याद करने के। क्वेश्चन क्या है, पास्टी है। अब देखिए, रटकर दिख गया तुरंत हटा दीजिए, दंडात्मक दिख गया हटा दीजिए, इसको पढ़िए ही मत। आगे चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे हम, ठीक है। तीसरे में क्या दिया है कि ऐसा काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त करना, हमारा निगेटिव चला जाएगा। बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसको सही कर लीजिए। जिज्ञासु बने रहना, जिज्ञासु हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन 1 है शारीरिक दंड, 2 है व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, 3 है प्रतियोगात्मक कक्षा, 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइएगा। आप सभी को पता है कि दंड हमारा निगेटिव है, निरंतर तुलनात्मक निगेटिव हो गया, प्रतियोगात्मक निगेटिव हो गया, बचा एक हमारा ऑप्शन नंबर 2, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कि विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन 1 है कि भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, 2 है कि सिर से पैर की ओर, 3 है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, 4 है कि समान से विशिष्ट कार्यों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिएगा, क्या होगा। देखिए, सिर से पद, मतलब हमने कल ये क्वेश्चन भी आया था आपको, सर से पैर की ओर, यहाँ पर कर लीजिएगा, जहाँ सिर दे दिया मतलब पहले सिर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन 1 है मध्य बचपन का समय, 2 है वयस्कावस्था, 3 है प्रारंभिक बचपन का समय, 4 है जन्म से पूर्व का समय। तो देखिए, जो भाषा की जो सबसे संवेदनशील समय है भाषा विकास की या भाषा सीखने की आपकी, तो वो कौन सी होती है, तो वो आपकी हो जाएगी जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है, वही होता है। आगे चलते हैं, 13 पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन 1 है वृद्धि और विकास, 2 है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, 3 है अनुशासन और पौष्टिकता, 4 है अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 की अनुवांशिकता और पर्यावरण, कहीं भी ये दिख जाए इसको सही टिक करिएगा, ये हमारा पॉजिटिव में जाता है, ठीक है। आगे चलिए 14 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन 1 है विद्यालय और पास पड़ोस, 2 है कि विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, 3 है कि परिवार और रिश्तेदार, 4 है परिवार और पास पड़ोस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो 1 है, गौड़ वाहक जो होते हैं हमारे विद्यालय होते हैं और पास पड़ोस होते हैं। मतलब जब बच्चा, देखिए सामाजिकरण 2 तरीके से हमारा होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में बच्चा जब तक अपने घर में रहेगा, माता पिता से सीखेगा, चाचा चाची, मतलब जब तक घर से बाहर नहीं निकला रहेगा तब तक वो हमारा प्राइमरी में रहेगा। सेकेंडरी में कब आएगा, जैसे वो बाहर निकला, पड़ोसियों से मिला, ठीक है, पड़ोसियों के बाद आपके स्कूल गया, समाज से कनेक्ट किया, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेवागस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन 1 है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, 2 है मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन, 3 है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, 4 है संतुलन। अब पूछा है लेवागस्की, जहां भी आपको लेवागस्की दिखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जहां भी दिख गया वो आपका सही होता है, हमने आपको हमेशा बताया है। अब यहाँ पर सामाजिक कहाँ दिखा, ऑप्शन नंबर 1 में दिख गया, तो 1 को सही कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा।
यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन 1 है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, 2 है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, 3 है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, 4 है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे। अब यहाँ आप क्या है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का का अनुकूलन यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर 2 है सही। चलिए 16 के बाद 17 पर चलते हैं हम। 17 में क्या कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन 1 है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, 2 है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, 3 है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, 4 है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार पूछा है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो शिक्षार्थी होते हैं, देखिए यहाँ पर एक हमारा क्या हो गया सक्रिय, सक्रिय दिख गया ना, सक्रिय हमारा क्या है पॉजिटिव जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है पॉजिटिव पूछा है, उत्तर हमारा पॉजिटिव जाएगा। सक्रिय दिख गया तो इस पर सीधा टिक कर दीजिए, 95% चांसेस है कि क्वेश्चन आपके सही होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपका है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मतलब स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन 1 है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, 2 है सामीकरण और संशोधन के रूप में, 3 है समावेशन और समायोजन के रूप में, 4 है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जो बच्चे एमपी टेट का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अभी एक ही प्रैक्टिस सेट कराई हूँ, बाकी जिनका पेपर मतलब बहुत लोग का तो 10 से है उनका नहीं हो पाएगा, लेकिन जिनका 18, 19, 20, 30 तक चलेंगे पेपर है तो प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और बाकी देखिए जैसे मुझे बच्चों से क्वेश्चन मिलेंगे उनका मैं आपको एनालिसिस भी कराऊंगी, तो आप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि समावेशन और समायोजन के रूप में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 18 के बाद 19 पर। 19 में पूछा गया आपसे कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन 1 है नियामक है, 2 है समावेशन को हतोत्साहित करता है, 3 है कि आवृत्ति को बढ़ावा देता है, 4 है खोज को प्रोत्साहन देता है। उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 का ऑप्शन नंबर जो 4 वो बिल्कुल सही होगा कि खोज को क्या करता है प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन देना हमारा खोज को प्रोत्साहन देना पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या पूछा है पॉजिटिव पूछा है। नियामक निगेटिव जाएगा, हतोत्साहित निगेटिव जाएगा, आवृत्ति को बढ़ावा निगेटिव जाएगा। आगे चलते हैं 19 के बाद 20 पर चलते हैं हम। देखिए ऑप्शन कितने बड़े बड़े दिए हैं। अब आइए हार्वर्ड गार्डनर से। देखिए आप सभी ने जितने मनोवैज्ञानिक हैं जैसे आपके हार्वर्ड गार्डनर हो गए, जीन पियाजे हो गए, लेवागस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इनसे एक एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। इनसे जितने भी आपको क्वेश्चन है आप याद रख लीजिएगा, मतलब उनसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ऑप्शन 1 है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन 3 है कि क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ऑप्शन 4 है कि हर व्यक्ति को प्रत्येक 8 विषय विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं केवल हमारा निगेटिव चला जाएगा, हट गया। फिर यहाँ क्या है अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये भी गलत है। फिर क्या है कि प्रत्येक 8 विषय विभिन्न तरीके से पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक को चाहिए कि क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधि से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि के को एक रूपरेखा की तरह क्या करें ग्रहण करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21।
देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप एक काम करिए ना, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, इन्हीं 2 ऑप्शन में से आप बताइएगा, इन्हीं 2 ऑप्शन में से होगा सही, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आसपास से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेवागस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। और ऑप्शन 2 है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेवागस्की इसे खोजबीन मानेगा। तो क्या उत्तर होगा बताइएगा 21 का। देखिए यहाँ पर जीन पियाजे इसे क्या कहेंगे, अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, और लेवागस्की क्या कहते हैं कि ये बच्चे का क्या है, निजी भाषा है, अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं होगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं 21 के बाद 22 पर। 22 में आपके लिंग से क्वेश्चन पूछा है। देखिए लिंग से भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। लिंग है ऑप्शन 1 है शारीरिक संरचना, 2 है सहज गुण, 3 है सामाजिक संरचना, 4 है जैविक सत्ता। तो उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फटाक से क्वेश्चन का 22 का ऑप्शन नंबर 1 लगा दिए होंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं कि 1 नहीं होगा, सामाजिक संरचना। लिंग हमारा क्या है, सामाजिक संरचना है। आप वो स्त्री के लिंग और पुरुष के लिंग से इसको रिलेट मत करिएगा। ये लिंग का मतलब है कि पुरुष और स्त्री, इस तरीके से वो समाज की एक संरचना है, ठीक है। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि लेवागस्की की समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन 1 है कि मानकीकृत परीक्षण, 2 है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, 3 है कि वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, 4 है सहयोगी प्रोजेक्ट। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिए। चलिए देखिए लेवागस्की, पहले क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा कि लेवागस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, मतलब आप दृढ़ विश्वास रखते हैं, उसके नाते आप अपने बच्चे के आकलन में किस विधि को वरीयता देंगे। तो आप सबसे ज़्यादा वरीयता किसको देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट को देंगे। ऑप्शन नंबर 4 को सही करिएगा। आगे चलते हैं 23 के बाद 24 पर। 24 कह रहा है आपका कि अपनी कक्षा की व्यक्ति विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन 1 है कि बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन 2 है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन 3 है कि विद्यार्थी के लिए कठोर नियम को लागू करें। ऑप्शन 4 है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। 24 का बताइएगा आप सभी क्या होगा। अब देखिए बच्चे के अंकों के आधार पर हमने कहा ये निगेटिव जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अपनी कक्षा के व्यक्ति विभिन्नता से निपटने के लिए आप शिक्षक है तो आपको क्या करना चाहिए। अंक हमारा निगेटिव जाएगा, ठीक है। कठोर नियम निगेटिव जाएगा, ठीक है। समान और मानक तरीके भी हमारा निगेटिव ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचा 2 हमारा, तो वही सही हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को आप महत्व देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, ऑप्शन 1 है कि इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन 2 है यह केवल एक बार वर्ष में अंत में हो। ऑप्शन 3 है विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन 4 है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। अब आप उत्तर दीजिएगा 25 का क्या होगा। चलिए निगेटिव पॉजिटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए केवल हमारा निगेटिव आ गया, ठीक है। तुलनात्मक मूल्यांकन हमारा निगेटिव चला गया, भय और तनाव निगेटिव चला गया, तो बचा ऑप्शन नंबर 1 हमारा, उसको हम सही कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है करना, बस आप डर की वजह से सब चीजें गलत कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन 1 है अधिनायकी, 2 है अनुमतिपरक, 3 है सुविधादाता, 4 है सत्तावादी। तो आप सभी को पता है कि सुविधादाता है, एक शिक्षक कैसा होता है, सुविधादाता होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 आपका है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम, ऑप्शन 1 है
का एकमात्र निर्धारक होती है। 2 है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। 3 है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। 4 है कि पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अब अभी सभी को पता है कि जैसे अनुसंधान कोई सुझा रहा है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की जो अपेक्षा है विद्यार्थी के अधिगम का क्या करेगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। ठीक है, अगर हम अपने विद्यार्थी से अपेक्षा कर रहे हैं तो वो क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो 4 को सही करिएगा। आगे चलते हैं 27 के बाद 28 पर हम कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन 1 है कि जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। 2 है विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। 3 है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 4 है कि यह काल्पनिक लक्ष्य है। अब जैसे आप एक टीचर हैं, अब आप क्लास में हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को आप अपने क्लास में शामिल कर रही हैं। तो अगर आप शामिल कर रही हैं तो इससे क्या होगा, तो देखिए अगर आप शामिल कर लिए हैं तो शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है, विषय वस्तु और धारणा में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो अब थोड़ा आपको चीज़ें हट के पढ़ानी होगी, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन बाद में दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त, मतलब बच्चा कैसा है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी है, और उससे युक्त कक्षा में सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। किसका है, कथन पूछा है कि किसका है, आइए देख लेते हैं किसका है। जो ये कथन है कहा है कि क्या मतलब कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। 2 है कि सही है क्योंकि इसे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। 3 है कि गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। 4 है कि गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। 29 का उत्तर दीजिएगा। देखिए ये सही है क्योंकि बच्चे अपने साथी से अनेक कौशल को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि श्रेणीबद्ध दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि स्पर्धा की ओर ले जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि अलग थलग वो महसूस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, हम आप पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब मैं आपको इतना पढ़ा दी ना, कभी कभी दिल करता है ना कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन देना तो वो मैं बस ऐसे क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दूँ, उसका उत्तर आप दिया करिए। तो क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा कि सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन 1 है कि केवल अकादमिक शिक्षण से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2 है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 3 है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन 4 है कि स्वर्ण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए सुनने में असमर्थ बच्चा क्या है, सुन नहीं पाता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगी। अब ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसका उत्तर सही होगा उसको इसके कमेंट में मैं लाइक करूंगी और जिसका उत्तर गलत होगा उसके कमेंट भी लाइक करूंगी और उसको मैं उत्तर सही बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी इसका उत्तर अपने से दीजिएगा एक बार, देखिए आप ये उत्तर कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन रहे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।